नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। मैं गोविंद पंडित आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज की क्लास में हम लोग मस्ती भरी क्लास में आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो ओके, तो चलिए आज की फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्लास में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, उसके बाद पहचान चिन्ह, उसके बाद एग्जाम्पल। तो कहने का मतलब अभी हम लोग जस्ट लाइक इसी तरह से देखते आ रहे हैं कि आखिर टेंस जो होती हैं वो 12 होती हैं और 12 टेंस का हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और पहचान चिन्ह साथ साथ एक एग्जाम्पल करवाते और एग्जाम्पल के साथ हम लोग करवाते आ रहे हैं। तो जैसे ये टेंस मेरा खत्म हो जाएगा, जैसे ही इस तरह से करते हुए फिनिश हम लोग टेंस खत्म कर लेंगे, तो हम लोग क्या कर लेंगे कि उसका यूजेस पढ़ना शुरू कर देंगे। जैसे ही यूजेस पढ़ना शुरू कर दिए तो हम लोग के लिए कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन हमें बनना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को पहचानना है और उसके स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना है, राइट। तो आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पढ़ने जा रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या होती है, इसका पहचान क्या होता है, डेफिनेशन जो भी हो वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बगैर देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा, इससे पहले आपको हम बता चुके हैं कंटिन्यूअस का नाम इम्परफेक्ट भी होता है और कंटिन्यूअस का नाम प्रोग्रेसिव भी होता है। तो कहने का मतलब जैसे ही हम इसको इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस कहते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। यानी कहने का मतलब कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नाम जो होता है वो एक और नाम, आप उसी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं। दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे जो लिखे हुए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आप आराम से लिख सकते हैं क्या कि फ्यूचर, इसी का दूसरा नाम जो है भाई लिख सकते हैं आप फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, या तो भाई आप इसे और एक तरह से लिख सकते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। कहने का ये मतलब हम इस टेंस, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। तो चलिए हम इसका नाम से समझते हैं इसका डेफिनेशन को। आपको पता होगा कि जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम, जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम। अब आपको अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कंटिन्यूअस लिखा हुआ है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, बिना रुके बिना थके, ठीक है ना। लगातार उसका काम क्या हो, गोइंग ऑन हो। लगातार उसका काम क्या हो, गोइंग ऑन हो, राइट। अब यहाँ पे देख भाई, यहाँ पे क्या हुआ, परफेक्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ इम्परफेक्ट। परफेक्ट मतलब होता है पूरा होना, परफेक्ट मतलब होता है कंप्लीट होना, बिल्कुल कंप्लीट हो जाना। जबकि इम्परफेक्ट मतलब होता है कि हम कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है मतलब क्या है, चल रहे हैं। अभी जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, राइट। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं तो वो क्या है, अभी हम इम्परफेक्ट हैं, पूरा नहीं है, परफेक्ट नहीं है। अभी हम पढ़ा रहे हैं मतलब मेरा काम क्या है, कंटिन्यूअस जारी है, तो इसलिए इसका नाम इम्परफेक्ट भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, और इसलिए इसे भी कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। तो कहने का मतलब जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम, नाम से ही हम पकड़ लिए फ्यूचर टेंस का डेफिनेशन। तो हम लिख सकते हैं एन एक्शन, an action continuing, an action continuing in the future, an action continuing in the future
at a certain point of time. An action continuing in the future at a certain point of time. कहने का ये मतलब कि ये जो है ना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, एन एक्शन, इसका जो काम होगा, एन एक्शन कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर, इसका जो काम होगा, ठीक, इन द फ्यूचर, फ्यूचर में एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि काम लगातार जारी रहेगा, काम लगातार प्रोग्रेस करेगा, लेकिन एक फिक्स समय तक, एक नियत समय तक, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक। ऐसा नहीं कि वो चलते रहेगा, नहीं, उसका एक रुकावट होगी, और एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, एक फिक्स समय तक उसका काम लगातार चलती रहेगी। दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, या दैट इज कॉल्ड फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, या दैट इज कॉल्ड, आप कह सकते हो, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। तो हम लोग फ्यूचर का डेफिनेशन समझ गए। अब आपको पता, अब आपको ये तो इंग्लिश का डेफिनेशन हो गया, और हमने इसको हिंदी में समझाने का प्रयास किया, राइट। अब जो है, मान लीजिए इसमें क्या है कि एक फ्यूचर, मतलब जो ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होगी, यानी कंटिन्यूअस टेंस होगी, कोई काम लगातार जारी रहेगा एक फ्यूचर फिक्स टाइम तक, एक फ्यूचर फिक्स टाइम तक जारी रहेगा, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। बिल्कुल। अब ये तो होगी। अब हम इसको, जैसे कि पहचान चिन्ह, अगर हिंदी की बात करें, जब बेसिक लेवल की बात करें, लिखते नहीं है उसे हम बोल देते हैं, आपको समझा देते हैं। अगर बेसिक लेवल की बात करें तो आपने याद करो, आपने याद किया था भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो याद किए थे, तो वहां पे आप पढ़े थे जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, और इसका इंग्लिश डेफिनेशन पढ़े थे, एन एक्शन कंटिन्यूइंग सिंपली इन द प्रेजेंट, एन एक्शन कंटिन्यूइंग सिंपली इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ था। बिल्कुल। अब जो देखिए, एन एक्शन कंटिन्यूइंग सिंपली इन द पास्ट, एन एक्शन कंटिन्यूइंग सिंपली इन द पास्ट, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और जिसका हम लोग पढ़े थे, जिसके अंत में, जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहे। अब थोड़ा सा अगले लेवल की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको क्या होगा, वहां पे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या रहेगा, रहेगी, रहूंगा, ऐसे करके लगा रहेगा हिंदी वाक्य क्रिया के वाक्य के अंत में। तो हम बड़ी मस्ती से पकड़ सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो बिलोंग करता है किससे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? तो चलिए अब जो है हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करेंगे, या एग्जाम्पल से सबसे पहले तो स्ट्रक्चर की बात करें। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा स्ट्रक्चर होता है भाई। ठीक। अब यहाँ पे आपको पता है कि सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पता है, शैल या विल कहाँ पे लगता है ये भी पता है, तो नहीं पता है तो एक बार और हम लोग बता देते हैं। सब्जेक्ट आपका दो प्रकार का होता है, ये तो पहले से पता है आपको। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, जैसे ही, सी, इट, या कोई एक सिंगुलर नाउन, ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है। जबकि प्लूरल सब्जेक्ट आपका हो जाता है यू, वी, दे, या मोर देन वन नाउन, मोर देन वन नाउन, ठीक है ना। और एक आपका जो है आई, वो इसे प्लूरल हम लोग काउंट करते हैं, राइट। अब देखिए, ये तो आपको पता चल गया सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। और शैल या विल, आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं हम लोग, आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सब के साथ, रेस्ट ऑल सब्जेक्ट के साथ रेस्ट ऑल
के साथ हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। क्लियर। और आपको पता है भी तो हमेशा बिफोर का जो निर्माण होता है V1 में आईएनजी जोड़िए और बिफोर का निर्माण कर लीजिए, ऑब्जेक्ट की कोई बात ही नहीं। ठीक। अब इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे नोट डाउन कर लिया हमने, इसको मिटाते हैं भाई, स्ट्रक्चर को रहने देते हैं क्योंकि इससे अभी हमको बनाना है। देखिए एग्जाम्पल, आई सेल, आई के साथ बताए थे सेल लगेगा, आई सेल बी टीचिंग आई शैल बी टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा एक फिक्स टाइम तक, एक फिक्स टाइम तक मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा। आई शैल बी टीचिंग यू, आई शैल बी टीचिंग यू। जैसे आप कह सकते हो यू विल बी, यू विल बी गोइंग देयर, आप वहां जा रहे होंगे, आप वहां जा रहे होंगे। यू विल बी गोइंग देयर मतलब आप वहां जा रहे होंगे एज एक फिक्स टाइम तक, राइट। जैसे मैं अभी मैं पढ़ा रहा हूँगा कल, एक फिक्स टाइम तक। ठीक। तो उसी तरह क्या होता है कि सब्जेक्ट शैल विल बी बिफोर और ऑब्जेक्ट। चलिए जिसे मान लीजिए हमें ये दे दे, अब बताइए यहाँ पे सी शैल या विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, यहाँ क्या होगा, शैल या होगा या विल होगा। तो सर आप शैल का यूज नहीं कर सकते क्योंकि सी शैल नहीं होगा, सी विल बी स्पीकिंग, क्योंकि आई और बी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे क्या करोगे, सी विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल रही होगी। उसी तरह दे शैल या विल बी राइटिंग अ बुक, तो क्या होगा यहाँ पे, दे शैल या विल, सर दे विल बी राइटिंग अ बुक, वे लोग एक किताब लिख रहे होंगे। तो समझ गया आई थिंक। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए एक बात, अब यहां जो है इसका निगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। हम कह सकते हैं इसका एग्जांपल, यू विल not be speaking here, you will not be speaking here, आप यहाँ नहीं बोल रहे होंगे, you will not be speaking here, you के साथ पता है सब्जेक्ट यू मेरा यू, शैल या विल आई और वी के साथ शैल, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, यहाँ पे विल और नॉट बी स्पीकिंग हियर।
अब आपको एक फॉर योर का इन्फॉर्मेशन आपको एक जानकारी देते हुए ये कहते हैं कि जैसे सेल प्लस नॉट मिलके आप लोग क्या बना सकते हैं सर, शांत, SHAN शांत, और विल प्लस नॉट मिलके बना सकते हैं आप लोग वांट, WONT। याद रखना है वांट में WANT नहीं, WON''T। ओके, अब देखिए यहाँ पे यू विल नॉट बी स्पीकिंग है, उसी तरह हम कह सकते हैं they will not be writing a novel, they will not be writing a novel। अब मान लीजिए विल प्लस नॉट को एक साथ रख के बनाना, मतलब सेंटेंस में नो चेंज, वही मीनिंग आएगा, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, दे विल प्लस नॉट मिल को हम वांट कह सकते हैं, दे वांट बी राइटिंग अ नॉवेल, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गए नेगेटिव सेंटेंस भी अच्छे से। ओके, सब्जेक्ट शैल विल नॉट बी बिफोर ऑब्जेक्ट, उसी तरह यहाँ सब्जेक्ट शैल विल नॉट बी बिफोर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या किए थे, शैल विल और नोट को हम लोग एक साथ रख लिए थे, जिसको हम बना देते थे शैल प्लस नॉट को शांत और विल प्लस नॉट को वांट। इसको मिटाते हैं भाई। अब यहाँ पे देखना है, मान लीजिए एक नेगेटिव स्ट्रक्चर का एक, आप मान लीजिए इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हमको कहना है, शैल या विल को बाहर निकालते हैं, ठीक, यहाँ पे क्या शैल या विल, जैसे शैल या विल बाहर निकला, सब्जेक्ट इधर है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। Shall I teaching a book, क्या मैं एक किताब पढ़ा रहा हूँ। Shall I teaching a book, Shall I teaching a book, क्या मैं एक किताब पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं एक किताब पढ़ा रहा हूँ, Shall I teaching a book। उसी तरह हम कह सकते हैं shall या will, देखिए shall एक साथ shall लगता है, सब्जेक्ट है, shall I teaching, ओ सॉरी shall I be teaching a book होगा, shall I be teaching, shall I be teaching a book, क्या मैं किताब पढ़ा रहा हूँ, तो shall या will सब्जेक्ट, be बिफोर और ऑब्जेक्ट, shall I be teaching a book, shall I be teaching a book। उसी तरह will you be living here, will you be living here, क्या आप यहाँ रह रहे होगे, क्या आप यहाँ रह रहे होगे, will you be living here। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब जो देखते हैं हम लोग मिटाते हैं इसे, इंटरोगेटिव के बाद होता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, वही बात कि शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो वही होगा शैल आई नॉट बी। अगर हमको एग्जांपल से बनाना है तो क्या कहना है, शैल आई सा शैल लगता है, आई नॉट बी, शैल आई नॉट बी टीचिंग अ नॉवेल, shall I not be teaching a novel, shall I not be teaching a novel, shall I not be teaching a novel, क्या मैं एक नॉवेल नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे will या shall राम answering this question।
कहता विल या शैल रामू नॉट बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन। अब बताइए हाँ विल या शैल, तो सर शैल तो लगेगा नहीं, सिंगुलर्स में मस्ट बी फॉलोड विल। आई और बी के साथ शैल छोड़ के बाकी किसी के साथ नहीं लगता है ना। तो विल रामू नॉट बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन, क्या रामू इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा होगा, राइट। तो कहने का मतलब, अच्छा इसी को हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, हाँ ऐसे वांट रामू, चूंकि विल प्लस नॉट को इधर कर लिए, वांट रामू बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन, ऐसे कर भी तो बना सकते हैं हम लोग, क्या, यस। अब इसको मिटाते हैं भाई, हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी देख लिए इसका स्ट्रक्चर सहित, देखना मतलब हो गया क्या, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब जो देखना है हमें WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्या। अब यहाँ देखना WH क्वेश्चन आ गया, कहने का ये मतलब कि WH वर्ड वाला जो सेंटेंस होता है ना उसका, तो आप इसे कह सकते हो, मान लीजिए उसे कहना है कि वह क्यों नहीं बोल रहा होगा, वह क्यों बोल रहा होगा, तो आप क्या कहोगे, हाँ वह क्यों बोल रहा होगा, देखिए वाई, क्यों का अंग्रेजी वाई, WH क्वेश्चन हो गया वर्ड वाई, वह, तो यहाँ पे शैल या विल ही बी स्पीकिंग हेयर, वह यहाँ क्यों बोल रहा होगा, वह यहाँ क्यों बोल रहा होगा। तो आप यहाँ पे बताइए वाई शैल या विल, तो सर ही के साथ आप हमेशा विल का आता, तो वाई विल ही बी स्पीकिंग हेयर, वह यहाँ क्यों बोल रहा होगा। उसी तरह आप ऐसे भी तो कह सकते हैं, वह यहाँ क्या बोल रहा होगा, what shall या will be, what shall या will he be speaking here, कहने का ये मतलब वह यहाँ क्या बोल रहा होगा, वह यहाँ क्या बोल रहा होगा, तो shall तो लगे ना will, तो ये भी आपका खत्म हुआ। यानी कहने का मतलब अफर्मेटिव वाला सेंटेंस, नेगेटिव वाला इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH क्वेश्चन। अब जो होगा वो WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव होगा। आपको पहले से भी पता है सेंटेंस का जो 6 प्रकार होता है उसका हर एक टेंस में यूजेज होता है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं WH क्वेश्चन का नेगेटिव वाला। अब जो देखना WH क्वेश्चन प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये, तो आप कह सकते हो, अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो आराम से लिख सकते हैं सीता शैल या विल नॉट बी डूइंग दिस वर्क, सीता शैल या विल नॉट बी डूइंग दिस वर्क। अब सीता के साथ शैल या विल, अब देखिए ये तो जनरल सेंटेंस हो गया। अब अगर हम बात करेंगे वाई सीता शैल या विल नॉट बी डूइंग दिस वर्क, तो क्या होगा, सीता के साथ शैल या विल भी, ये तो सेंटेंस ही गलत हो रहा है, क्या, क्योंकि WH क्वेश्चन और पहले शैल या विल, वाई शैल या विल सीता, WH क्वेश्चन शैल या विल
WH को सब्जेक्ट छूट ही गया था, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। WH क्वेश्चन प्लस shall या will प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस वही WH क्वेश्चन प्लस shall या will प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट। वाई WH क्वेश्चन shall या will सब्जेक्ट सीता नॉट बी डूइंग दिस वर्क। अब इसका आंसर क्या होगा? सीता क्यों नहीं अपना काम, मतलब सीता क्यों नहीं वह काम कर रही होगी ना, सीता क्यों नहीं अपना काम। यहाँ पे देखिए वाई सीता, वाई शैल या विल, तो सबसे पहले तो यहाँ पे विल नहीं, सॉरी शैल नहीं, विल लगेगा। वाई विल सीता नॉट बी डूइंग दिस वर्क, सीता इस काम को क्यों नहीं कर रही होगी, तो वाई सीता नॉट बी, वाई विल सीता नॉट बी डूइंग दिस वर्क। ये हो गया। तो कहने का मतलब स्ट्रक्चर पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा तो आपका सारा चीज बन जाए। देखिए स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट। अब शैल या विल को बाहर निकाल लीजिए तो ये सब्जेक्ट उधर चल जाएगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए वही शैल या विल इधर निकला, सब्जेक्ट नॉट बी बिफोर ऑब्जेक्ट। अब कुछ नहीं करना, WH क्वेश्चन दोनों स्ट्रक्चर के पहले लगा देना। तो WH क्वेश्चन जैसे लगाए, शैल या विल आ गया, सब्जेक्ट आ गया, बी आ गया, बिफोर आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। उसी तरह यहाँ पे WH क्वेश्चन शैल या विल सब्जेक्ट नॉट बी बिफोर ऑब्जेक्ट, तो वही यहाँ पे होना क्या कि वाई विल सीता नॉट बी डूइंग दिस वर्क, ठीक है। वाई सीता, वाई शैल या विल, यानी वाई विल सीता नॉट बी डूइंग दिस वर्क, क्यों नहीं सीता काम कर रही होगी, इस काम को कर रही होगी, राइट। तो कहने का मतलब हम लोग स्ट्रक्चर को देख लिए, पूरा स्ट्रक्चर, यानी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव सेंटेंस, इतने सारे स्ट्रक्चर को हम लोग देख लिए। तो कहने का ये मतलब कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस आपका स्ट्रक्चर, पहचान, डेफिनेशन और आइडेंटिफिकेशन के तहत फिनिश हुई। इसका जो यूजेज होता है, हम लोग जैसे ही सारा टेंस का स्ट्रक्चर, डेफिनेशन और एग्जाम्पल, आइडेंटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर इस सब टेंस का यूजेस पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर वो वाली बात हो जाएगी, भूलना तय हो जाएगा। तो फिर हम लोग पहले तो बेसिक मजबूत करते हैं, बेसिक जिसे हम लोग फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, फिर सेकंड स्टेप में और थर्ड स्टेप में, सेकंड स्टेप में हम लोग इसका यूजेस पढ़ लेंगे और थर्ड स्टेप में हम लोग इसका जम के प्रैक्टिस कर लेंगे विद कंप्लीट करते हुए। तो अभी जैसे बस छोटे छोटे बेसिक लेवल पे जितना भी बातें हैं वो सारी बातें को हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाय, सी यू। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के। थैंक यू।